नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी जो सफलता के लिए किए गए आपके द्वारा संघर्ष में साथ निभाता हूं। आज साथ की इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष कुछ पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर के आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप स्किप बिल्कुल न करिएगा, इसमें आपको वो महत्वपूर्ण 100 फैक्ट देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पशुपालन टॉपिक से लिए गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पशु परिचय परीक्षा के लिए। तो हम देखने वाले हैं इसमें 100 फैक्ट्स की। बिना समय गवाए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट आपके सामने उपस्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां स्थित है? राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है वो कहां स्थित है? आपको याद रखना है, रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। पूछा जा सकता है प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां स्थित है? तो रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। याद रख लेना, रानी का नाम आएगा तो मतलब सबसे बड़ी डेयरी ही है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी अगर पूछ ले तो पद्मा अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर सबसे बड़ी पूछे तो आपको बताना है रानीवाड़ा सांचौर वाली डेयरी का नाम, और अगर आपसे सबसे पुरानी पूछ ले तो आपको बताना है पद्मा अजमेर वाली डेयरी। राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध एक्सत्रण कौन सी डेयरी करती है? तो वो आपसे अगर पूछा जाए तो सरस डेयरी जो जयपुर में स्थित है वो सर्वाधिक दुग्ध को एकत्रित करती है, जबकि सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा है। उसके बाद में अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन तो पद्मा अजमेर में स्थित है, और सबसे ज्यादा दुग्ध का एकत्रण जो किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, वो है आपका सरस डेयरी जयपुर में स्थित। हम बात करते हैं अमूल, जिनका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न पूछा जा सकता है अमूल की स्थापना कब हुई या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1846 में होती है। आनंद गुजरात भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से होती है, ठीक है ना, इंतजार नगर उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसको एनडीडीबी कहा जाता है कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है और ये कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है और 1965 में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार में स्थित है। याद रख लेना, हिसार हरियाणा, हरियाणा के हिसार में भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB जो हिसार में है और उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। याद रखने वाला फैक्ट है, याद रखिएगा, भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में होती है और 1985 में होती है। अगला फैक्ट जानते हैं, गलघोटू रोग भैंस में सर्वाधिक प्रभावित करता है। याद रख लेना, पूछा जा सकता है प्रश्न की गलघोटू रोग सर्वाधिक किस पालतू पशु को प्रभावित करता है? तो भैंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। थनैला रोग से गाय सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अगर पूछा जाए थनैला रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला पशुधन कौन सा है पालतू में, तो गाय जिसके अंदर थनैला रोग सर्वाधिक होता है, जबकि भैंसों के अंदर गलघोटू रोग सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए, एनब्रेकस रोग से भेड़ें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पूछा जाए कि एनब्रेकस रोग पाया जाता है या होता है, तो भेड़ों में एनब्रेकस होता है, गायों में थनैला होता है, भैंसों में सबसे ज्यादा है वो गलघोटू रोग होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एनब्रेकस रोग सर्वाधिक होता है, तो पूछा जा सकता है सीधा सीधा आपसे एनब्रेकस रोग भेड़ों में, ठीक है। खुरपका मुंहपका रोग सुअर में सबसे ज्यादा होता है। खुरपका और मुंहपका रोग अगर इनसे ज्यादा पूछा जाए तो खुरपका और मुंहपका जो होता है वो सुअर में ज्यादा होता है। चारों प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। थनैला गाय में होता है, गलघोटू भैंसों में होता है, एनब्रेकस भेड़ों में सबसे ज्यादा होता है, और खुरपका और मुंहपका नामक रोग सुअरों में सबसे ज्यादा होने वाला रोग है। हम थोड़े से और आगे फैक्ट की बात कर लेते हैं। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहां है? रामसर में स्थित है। याद रखना ये फैक्ट भी कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहां? रामसर में। अजमेर स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। भैंसों के दूध में अधिकतम SNF कितना हो सकता है? भैंस के दूध में सर्वाधिक SNF पाया जाता है और वो अधिकतम 16.6 तक जा सकता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वो है मखदूम उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी, इसको बकरी लिखना है, ठीक है ना, बकरी अनुसंधान संस्थान
CIR जी है वो मखदूम उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। अगला देखिए केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान वो अविका नगर टोंक में स्थित है, अविका नगर टोंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बकरी का पूछे तो मखदूम उत्तर प्रदेश यूपी में है, जबकि भेड़ अनुसंधान भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अगर पूछा जाए तो वो अविका नगर टोंक में होगा। अगला फैक्ट देखिए CSWRI का क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? CSWRI का क्षेत्रीय कार्यालय आपका बीकानेर में है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। सो हम 100 महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर रहे हैं, उन्हीं में से ये कुछ फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हुए होंगे तो मैं वहां पर ये PDF भी शेयर कर दूंगा। अगला प्रश्न, जब में दूध में, ठीक है ना, ये याद रखना, दूध में पास्तुतिकरण जिसे पास्चुराइजेशन भी कहा जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो देखो दूध में जीवाणु विहीन करना, दूध से जीवाणु को हटा देना वही पास्चुरीकरण कहा जाता है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि पास्चुरीकरण क्या है, पास्चुराइजेशन क्या है? तो दूध से जीवाणु विहीनीकरण की प्रक्रिया को ही पास्चुराइजेशन कहा जाता है और ये लुई पास्चर ने खोजी थी ये प्रक्रिया, इसीलिए उनके नाम पे ही पास्चुराइजेशन प्रक्रिया का नाम रखा है। अब लुई पास्चर ने भी क्या खोज की थी, हम आगे इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लुई पास्चर के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने शराब को स्वास्थ्यवर्धक कहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा, शराब सबसे स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है, यह पोषण देती है, स्वास्थ्य को स्वस्थ करती है और स्फूर्ति देती है। हमें इस पर नहीं जाना कि शराब स्वास्थ्यवर्धक होती है नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो शराब पे किया था। क्या उनका एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए लुई पास्चर ने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा मदिरा का परीक्षण करके घंटों व्यतीत किए और उन्होंने पाया कि मदिरा में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से मदिरा लंबे समय तक अगर वो जीवाणु उसमें रहते हैं तो मदिरा को खट्टी कर देते हैं। और उनका निजात उन्होंने कैसे पाया? उन्होंने क्या किया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक मदिरा को गर्म करके उन जीवाणुओं को खत्म कर दिया, फिर बाद में मदिरा खट्टी नहीं हुई। कुल मिलाकर के इस प्रकार से उनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने मदिरा को स्वास्थ्यवर्धक कहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि दुग्ध को पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, तो उसमें जीवाणु विहीनीकरण किया जाता है, या फिर पास्चुराइजेशन प्रक्रिया क्या है, तो दुग्ध से जीवाणु विहीनीकरण करने की प्रक्रिया को ही पास्चुराइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं दूध से संबंधित, तो दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूध कौन से हार्मोन से, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से दुग्ध उतरता है, मतलब दुग्ध तो रिलीज होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की वजह से। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, दूध चढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, तो एड्रिनल हार्मोन है, याद रखने वाला है। दुग्ध को स्रावन रोकने के लिए एड्रिनल हार्मोन और दुग्ध के स्रावन को जारी करने वाला है, छोड़ने वाला, उतारने वाला है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। याद रखना दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला है दुग्ध स्रावन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, जिससे वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो दुग्ध को स्रावित करता है, जिसे पावसना भी कहा जाता है। जैसे पशुओं में होता है पावसने की प्रक्रिया, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दुग्ध को स्रावन करने में और एड्रिनल जो हार्मोन है वो दुग्ध को ऊपर चढ़ाना या दुग्ध को स्रावन के रोकने में, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पावसने से, याद रख सकते हो, पैस से प्रोलैक्टिन, पावसने से संबंधित प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधारण का श्रेय किसको दिया जाता है, पूछा जा सकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधारण कहां हुआ था, तो वो हुआ था डॉक्टर संपत कुमार ने किया था और पैलेस डेयरी मैसूर के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पैलेस डेयरी मैसूर के अंदर ये पहला कृत्रिम गर्भधारण किया गया था, याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, PDF में आप काम चला गया। अब देखिए यहाँ पे अगला आपसे एक प्रश्न पूछा गया, गाय की नाड़ी दर क्या होती है, गाय की जो नाड़ी दर होती है, पल्स जो मूव करती है, उनकी क्या रेट होती है। देखिए गाय की अगर पूछिए तो याद रखना है 40 से 50 होती है, याद रखना गाय की जो पल्स होती है वो 40 से 50 होती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए भैंस की पल्स कितनी होती है, तो आपको याद रख के बता देना है कि भैंस की जो पल्स है वो
40 से 45 होती है। याद रख लेना, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ शुरुआती पल्स 40 से है, लेकिन जो अंतिम मार्जिन है वो 50 नहीं 45, क्योंकि हम जानते हैं भैंस थोड़ी आलसी किस्म की होती है। ऐसे भी याद रख सकते हो आपकी भैंस आलसी है इसलिए 5 से थोड़े पल्स कम इसके धमनी करते हैं, जबकि गाय थोड़ी सी स्फूर्तिमान ऊर्जावान होती है, तो गाय की पल्स है वो 40 से 50, भैंस की पल्स है वो होती है 40 से 45। ठीक है, याद रख लेना। और अगले जो पल्स है ना 70 से 80, ये होती है भेड़ बकरी की पल्स। ठीक है ना, भेड़ बकरी ज्यादा स्फूर्तिवान होती है तो उनकी 70 से 80 होती है। पशुपालन के मुख्यतः कितने उद्देश्य हैं? याद रखना है पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं आपके। अब 2 उद्देश्य कौन से हैं? एक तो हमारा दुग्ध प्राप्त करने का उद्देश्य, दूसरा जैसे कृषि कार्य वाला, कृषि कार्य में हल चलाना है, सिंचाई करना, बोझ ढोना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। आप उनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। दुग्ध उत्पादन और कृषि कार्य हेतु पशुपालन का मुख्य उद्देश्य 2 हमारे होते हैं। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पेसीज कौन सी है? भारत में कौन सी ऐसी स्पेसीज जो मुख्यतः पाली जाती है? उनमें नाम आता है एक गाय का और एक भैंस का। हमने गाय की पल्स की बात की थी, वो 40 से 50 होती है, जबकि भैंस की जो पल्स होती है वो 40 से 45 होती है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पेसीज प्रजाति जो है वो गाय और भैंस है। गाय का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम आपसे पूछा जा सकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। गाय को आप बोस मानेंगे, क्योंकि हम वैसे भी हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। बोस मतलब सर्वोच्च है। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, ऑप्शंस में से चूज करना, ज्यादा हार्ड काम होगा नहीं। बोस इंडिकस, गाय का जो नाम है बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बोस इंडिकस। अगला, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओजीव। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओजीव एरिज। ठीक है ना, ओजीव एरिज है, वो याद रख लेना। बकरी का वैज्ञानिक नाम किप्रा हिरकस, याद रख लेना, हिरकस, किप्रा हिरकस। बकरी, बकरी, इसमें भी क्या आ रहा है, बकरी में भी क्या आ रहा है, किप्रा हिरकस। इस प्रकार से ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से ज्यादा आप इसे याद रखें, किप्रा हिरकस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये कैमेल यानी ऊंट होता है, उसी से संबंधित है, ज्यादा आपसे मुश्किल नहीं होगी, कई बार ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो चारों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तो याद रखेंगे। इसके अलावा भी आप अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन इन्हें याद रखना है। घोड़े की नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं? अगर आपको घोड़े की पल्स चेक करनी है, नाड़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कि क्या उसकी गति है, तो वो कैसे जांच करेंगे? तो एक धमनी होती है, एक पल्स होती है, जिसका नाम है मैक्सिलरी धमनी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घोड़े की नाड़ी जांच करनी है तो आप कैसे जांच करेंगे? तो ये होता है मैक्सिलरी धमनी नामक पल्स को चेक करने पर। हम बात कर लेते हैं कुछ श्वसन के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि श्वसन कैसे क्रिया है, उसमें ऑप्शन देके आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, बट ये एक है ना जैव बायोकेमिकल रिएक्शन वाली प्रक्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें होगा, यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला, श्वसन के दौरान ग्लूकोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट टूटकर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। महत्वपूर्ण है कि श्वसन के दौरान कौन सी क्रिया छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी क्रिया ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ठीक है, और ये कौन से टूटने पर, यानी ग्लूकोज के टूटने पर सरल कार्बोहाइड्रेट में ये टूट करके CO2 को छोड़ते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, बट रासायनिक होती है। प्रश्न बन सकता है, श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा होगी। यहाँ सारे बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें याद रखना ही है। कौन से? श्वसन एक तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज है वो टूट करके ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा कैसी? रासायनिक ऊर्जा, और वो CO2 को छोड़ते हैं। जीव जो है, पशु जो है, वो CO2 को तो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। श्वसन से मुक्त होने वाली क्रिया रासायनिक क्रिया कहलाएगी, रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी, इसको भी याद रखना है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जामिनर सीधा ऑप्शन में दे सकता है, श्वसन के प्रकार होते हैं 2, 4, 3, 6। आप वहां पे 2 करेंगे। कौन से हो सकते हैं अगर ये पूछ ले? एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। वायवीय का अपोजिट जो होगा अवायवीय होगा। अब कौन सा वायवीय होता है ये देख लेते हैं।
वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी होती है। वायवीय मतलब वायु, वायु में अधिकांश मात्रा किसकी? ऑक्सीजन की। तो वायवीय वो होता है जहां पे वायु यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी उपस्थित आवश्यक है। तो जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वो वायवीय नहीं होगा। अवायवीय में क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी नहीं होती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको कथन देकर के असत्य और सत्य में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। आपको ये सारे पता होना चाहिए। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय, अवायवीय। वायवीय में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है, होती ही नहीं है। जिन जीवों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उन्हें वायवीय जीव कहते हैं। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वायवीय जीव कौन से होते हैं आप ये याद रखेंगे। और जिन जीवों के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होती उन्हें अवायवीय जीव कहा जाता है। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। किस अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है? ऐंठन मतलब आप समझ सकते हो पीड़ा, ठीक है ना। और ऐसा कौन सा अम्ल है जिसका संचय अगर हो जाए, एक जगह एकत्रित अगर वो हो जाए तो उससे ऐंठन हो जाती है, पीड़ा होने लगती है। आपको इन जनरल में बता दूं कि हम कभी कभार अगर ज्यादा काम करते हैं, जैसे हाथ ज्यादा हिल रहे हैं तो हाथ में यहाँ पे दर्द होने लगता है। उसका भी रीजन है कि यहाँ पे अम्ल है वो एकत्रित हो जाता है। कौन सा अम्ल होता है? देखिए, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। La ज्यादा एकत्रित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जहां कहीं भी एक्सरसाइज ज्यादा होगी वहां पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उससे ऐंठन यानी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस अम्ल का संचयन पेशियों में होता है। याद रखना, ये मसल्स में होते हैं। पेशियों में हमारे अम्ल वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से हमें ऐंठन या पीड़ा महसूस होने लगती है। तो अच्छा, बेहद महत्वपूर्ण पर्सन बन सकता है। अवायवीय श्वसन के जरिए यीस्ट अल्कोहल बनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवायवीय श्वसन के जरिए यीस्ट जो है, एक तो इंपॉर्टेंट बात कि यीस्ट क्या है? अवायवीय श्वसन जीव, अवायवीय श्वसन क्रिया वाला जीव है। अब यीस्ट है वो अवायवीय श्वसन के जरिए क्या बनाता क्या है? तो ये अल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं में दो प्रकार के परजीवी लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सीधा सीधा पूछ लेंगे आपसे कि पशुओं में परजीवी होते हैं दो प्रकार के। एक तो उसका होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतर परजीवी। बाह्य मतलब जो त्वचा के ऊपर उसके लगते हैं, और एक होता है जो अंतर परजीवी मतलब जो अंदर उसके जीवन यापन करते हैं। बाह्य परजीवी बाहर यानी त्वचा पर रहते हैं। बाह्य परजीवी से पशुओं में त्वचा रोग होता है। बाह्य परजीवी आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि उसके त्वचा पर होंगे तो त्वचा वाले रोग ज्यादा होंगे। अंतर परजीवी जो होते हैं पशु के शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? प्रश्न ये भी बन सकता है, अंतर परजीवी जीव पशु के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं आमाशय व आंत को ये प्रभावित करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको तो याद करना ही करना है। एग्जाम में इनमें से आपको जरूर निश्चिंत ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, अगले, दूध देने वाले पशुओं को कितने प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? दूध देने वाले पशुओं को कितने प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? आप देख पा रहे होंगे दो प्रकार के आहार। अब दो प्रकार के आहार आपको याद रखने हैं। पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जीवन निर्वाह है तो आहार देते हैं, ये तो सभी को पता ही है। लेकिन दुग्ध लवण व दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हैं तो दुग्ध उत्पादक आहार देते हैं। देखिए, दुग्ध को अगर बढ़ाना है, एक तो आहार दुग्ध उत्पादक आहार हो गया, एक संतुलित आहार हो गया जो उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दो प्रकार हो गए, एक तो दुग्ध उत्पादक आहार होता है, एक संतुलित आहार होता है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो वो संतुलित आहार है, और यही इसके दो प्रकार हैं। याद रखने हैं इन दोनों फैक्ट्स को। संतुलित आहार में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। संतुलित आहार से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि केवल दुग्ध उत्पादक आहार ही हम देते जाएं, संतुलित आहार उन्हें नए प्रदान करें, नहीं, संतुलित आहार के प्रदान करने से भी दुग्ध का उत्पादन बढ़ जाता है। संतुलित आहार से दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। मोटे चारे को किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। मोटा चारा है वो रुसांस कहलाता है। रुसांस के नाम से मोटे चारे को जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोटे चारे में मुख्यतः रेसे होते हैं। क्या होते हैं मोटे चारे के अंदर? रेसे। दूध देने वाले पशुओं को डेयरी पशु भी कहते हैं। सांद्र में रेसा कम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे आप कहीं पर भी लिख लो या याद कर लो, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है।
हूबहू प्रश्न पूछा गया था कि सांद्र में रेशा पाया जाता है कम, अधिक, मध्यम, कुछ भी ऑप्शन आपको देगा। रेशा कम होता है, प्रोटीन और अन्य ज्यादा होता है। इस बार हो सकता है आपको प्रोटीन से संबंधित प्रश्न पूछ ले, तो सांद्र में रेशा कम, प्रोटीन अधिक होते हैं। ठीक है गाइस, ये थे आज के हमारे बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं इसी प्रकार की क्लास के साथ में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होंगे, अगर नहीं है तो इनको अब याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपकी इन्हीं फैक्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।